कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंहांस हो सकें। आपको अच्छी तरीके से पता है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और एक लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब से सीसैट 2013 में जब से सीसैट लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, तब से लेकर के आज तक, ठीक है, जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट रहा है, ठीक, जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का रिजल्ट रहा है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, राइट। अगर 1000 सीट्स आती है तो उनमें लगभग 990 लोग, 990 से ऊपर 995 लोग या 960 970 लोग, लगभग 98% टू 97% तक के जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम होते हैं। ये यूपीएससी की रिपोर्ट बोलती है, आप जाकर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। आप सोचिए, अपना टाइम, अपनी मनी, अपना एनर्जी, अपना फ्यूचर, हर चीज आप स्टेक पे लगा रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको बनना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी आप बनना चाहते हैं। आप सोचिए अपने टाइम, एनर्जी, मनी को आप कहां लगा रहे हैं, कहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट, पॉसिबल एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, कि संभवतः क्या रिजल्ट हो सकता है। सोचो आप हिंदी मीडियम से करो, सीसैट का पेपर आता है, सीसैट, इसमें क्या आता है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। अब इसमें से लगभग 40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन लगभग आरसी से आते हैं। मींस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है ना। तो कैसे आप पास करोगे। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर आता है मेंस में, वो सबसे पहले चेक होता है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो देन दैट मींस आपकी कोई कॉपी नहीं चेक होगी, ठीक है। ऐसा रूल है यूपी, उसमें भी 33% आपको लाना है, या आई थिंक वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट उसमें पास करना जरूरी है, ठीक है। तो सोचो अगर इतनी सारी चीजें हैं और उसके बाद भी आप सो रहे हो, बैठे हुए हो, आपको नहीं पता, भीड़ का हिस्सा बने हुए आप, तो आप कैसे करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल समझदारी सोचो। अब देखो ये जैसे हमारी एनसीईआरटी, कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट है यूपीएससी में मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हमारा नंबर है 7080507433, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है चैनल का, ठीक है। आप सबसे पहले इस पे मैसेज करेंगे, कॉल प्लीज मत करिएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाते तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। आपको टाइमिंग दे दी जाएगी पहले, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये नंबर है। और अभी हमारे 2 ग्रुप लाइव हैं, एक हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें लगभग 800+ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें हम आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। हम आपको हर एक चीज के बारे में ऐसे बताएंगे। उसके बाद हम यूपीएससी का पूरा जीएस 1 2 3 4 ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश राइटिंग कैसे करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम आपको एनसीईआरटी पे, जैसे ये मान लीजिए हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क करके, ठीक है, 7080507433, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और कोर्स में क्या क्या है उसका भी, उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा केवल डर लगता है, बट जब आपको उंगली पकड़ के कोई इंसान लेकर के चल रहा है, ये YouTube का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए कमिटेड है पूरी तरीके से, कि उनके मीडियम को चेंज कराया जाए, जिससे उनके सिलेक्शन की चांसेस इंक्रीज हो। आपका एंड रिजल्ट क्या है। आप सोचो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना प्रेफर करोगे या हिंदी मीडियम में। आप फ्यूचर देखो, लाइफ देखो, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आजकल जिंदगी जीना ही बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, ठीक है। अपने आप को मेंटेन करना ही बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। कैसे कर पाएंगे आप सोचिए, जमाना अभी जैसे मान लीजिए गूगल है, मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी है, ठीक है ना, चैट जीपीटी, ठीक है ना। गूगल का जैसे मान लीजिए जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, ठीक है ना। फिर जैसे मान लीजिए डीप सीक है, ठीक है, डीप सीक है। ये सब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये सब आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इनसे सबसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आप सोचिए, उसके बाद आप अगर आईपीएस में आएंगे तो साइबर क्राइम का आपने नाम सुना होगा, सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं, टेक्नोलॉजी होती है, तो ये सारा कुछ इंग्लिश में ही तो है। तो जो एडवांसमेंट हो, अब इससे आप ये अंदाजा लगाओ कि दुनिया पीछे तो नहीं जा सकती, राइट। तो अपने आप को पुल अप योर सॉक्स, मतलब कमर कस लो अपनी, आप छोटे से बदलाव के लिए कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, तब जाके आप रियलाइज कर पाओगे। बहुत से बच्चों को फोन आता है, सर 8-8 महीने से 6-6 महीने से स्ट्रेटजी बना रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। मेरी बिल्कुल सिंसियर एडवाइस है, भाई आप ट्रैप में मत फंसो। अगर आपको देखो, आप वही काम करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको कोई रोके भी तब भी कहीं छिप करके कैसे भी करके कर लोगे, मैनेज करके दूसरे से मांग के कर लोगे। बट अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप प्रिपरेशन करो 6-8 महीने, भाई इट्स अ ह्यूज टाइम। इतने में आप आधा सिलेबस यूपीएससी का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप छोड़ो। और अगर आप मान लो आप अकेले कर रहे थे तो आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। ये एक दिन की जर्नी नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको हाथ पकड़ करके ले चलेंगे और 12 महीने के अंदर हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 2 साल का हम सब्सक्रिप्शन भी देंगे, इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, हर तरीके की क्लास हम आपको सिस्टमैटिक तरीके से, हर तरीके की स्ट्रेटजी, आपसे पर्सनल फोन पे मेंटरशिप होगी, बात कर सकते हैं आप, हर कुछ कर सकते हैं। उस तरीके का ये एक मिशन है बेसिकली, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ऐसे ये नहीं कि हमें हाँ चलो एक और कोचिंग हम भी ओपन कर देते हैं, नहीं, कोचिंग नहीं, ये अपना एक मिशन
मिशन है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को इंग्लिश में शिफ्ट करा के उनके रिजल्ट को इंक्रीज कराना है। 1 से 2 साल के अंदर हमें रिजल्ट लाने हैं, ठीक है। तो हमें वैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट तो शेयर करिए इसको, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। मान लिया आपको नहीं करना, मत करिए आप चेंज, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। बट जिसको जरूरत है, हो सकता है बहुत से लोग इस जरूरत में हो जिनको कोई ऐसी हेल्प ना मिल रही हो, तो ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि प्रतिबद्ध है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो चलो अब ये सब बातें तो हो गई, ठीक है। अब आपको बता दिया लगभग जनरल में, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन की एनसीईआरटी है, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं फ्री वाले, ठीक है। अब देखो जैसे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब सोचो कैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। बहुत ज्यादा डर लगा? नहीं, देखो क्या है, बंगाल एंड दी जमींदार। एंड का मतलब तो पता ही है, और है ना, दी मतलब तो छोड़ दो, जमींदार। अब देखो कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। एक तो बंगाल का नाम ही पता है आपको, ठीक है। अब जमींदार जैसे मान लो लिखा है, तो जमीन मतलब क्या है कि यहां से देखो जमीन, जमीन मतलब हिंदी वाली जमीन, ठीक है ना, जमीन। और जमींदार तो मतलब उसके जो मालिक है, बेसिकली ओनर ऑफ द लैंड, ठीक, जमींदार। अब बंगाल में कैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखना है हमको। अब देखो क्या लिखा, एज यू नो। अब एज मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसा, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो। अब हम आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप है कि आपको रीड कैसे करना है, आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कैसे निकालनी है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो उनको याद कैसे करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट। और जो ग्रामर है बेसिकली जो बहुत बड़ा हुआ बना है, अगर इसमें है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जितनी जरूरी उतनी बताएंगे, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो पूरी सीख क्या होगे ग्रामर, अप्लाई तो कहीं ना कहीं करोगे ना। वो सिंगल वो वहां जाता है, वो उठता है, वो बैठता है, हो चुका, खा लिया, पढ़ लिया, ये सब कहां अप्लाई करोगे आप इसमें, आप खुद सोचो। बहुत से बच्चे मतलब ले चुके हैं बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस के बाद हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, उसमें 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का कोर्स लेने के बाद भी वो अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपना भविष्य अब सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एकदम से नहीं बदलेगा हिंदी मीडियम का रिजल्ट, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एज यू नो कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल मतलब क्या, उपनिवेशिक जो रूल था। अब बेसिकली यहां पे ब्रिटिश रूल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो चाहे लिखो ऐसे ब्रिटिश रूल या आप लिखो कॉलोनियल रूल, अब आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो चाहे जहां पर भी आपको कॉलोनियल रूल लिखा हो तो वो समझ लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि हमको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखना है बस। तो ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल आप लिख दो, ब्रिटिश रूल लिख दो, कॉलोनियल रूल आप लिख दो, एकदम सेम है, ठीक है। तो एज यू जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, कॉलोनियल रूल्स वॉज मींस था, है ना, फर्स्ट एस्टैब्लिश किया गया था, पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था, पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था कहां पर, इन बंगाल। अब आप ये जान गए कि जो है कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। अब इसको देखो आपको कैसे समझना, कैसे, जैसे यहां पे वॉज वर्ड मिलता है ना, तो वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, अगर या मान लो सेकंड टाइम लिख दो, थर्ड टाइम लिख दो, या फर्स्ट हटा भी दो, सपोज करो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका मतलब होता है स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। अब आपको देखो रीड करने की पता चल गई कि जब भी आप यहां पढ़ोगे एज यू नो के बाद कहो तो रुकना ही है, कॉलोनियल रूल, ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो वॉज के साथ एस्टैब्लिश साथ में पढ़ा जाएगा, तो वॉज। अब इससे आपको सीसैट रीडिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया, पता चल गया। अब क्या लिखा है, इट इज हियर। ये छोटे छोटे जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, एज यू नो जैसा आपकी आप जानते हैं, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं। फिर यहां पे क्या होगा, इट इज हियर, ये यही है, ये यही है कि ये यही, यह यही है कि, ये यही है कि, इसका मतलब क्या है कि बंगाल में ही है, इसी के बारे में बात की जा रही है। इट इज हियर, इट इज हियर, ये यही है कि, अब दैट मतलब कि, इट इज, ये यही है कि द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, अर्लीस्ट मतलब क्या, सबसे पहले। जैसे मान लो आप उठते से, मान लो अर्ली एक वर्ड है, ठीक है ना। तो जैसे आपसे किसी पूछा आप कितने बजे उठते हो, तो आई बता कि आई गेट अप अर्ली एट मॉर्निंग लाइक 5 o'clock, है ना, मैं 5 बजे। अब कोई बोलते आई गेट अप अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट मतलब होगा 3 बजे ही उठ गया वो, ठीक है ना। तो देखो 5 बजे भी मॉर्निंग ही है और अर्ली ही है, लेकिन 3 o'clock पे अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, मतलब यहां पे जल्दी, यहां पे सबसे जल्दी, समझ रहे हो आप, बस इतना अंतर है। तो क्या लिखा है कि द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, तो जो कोशिश है, अटेम्प्ट्स मतलब क्या है कि कोशिश, यहां पे है ना, अटेम्प्ट मिस हो जाएगा कोशिश। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स वर मेड। अब देखो वर आ गया, तो चाहे वॉज लिखा हो चाहे वर लिखा हो, वर लिखा है वर, तो वर के बाद क्या जाएगा, मेड। इसको एक साथ पढ़ेंगे, वर मेड, है ना। वर मेड मतलब किए गए थे या बनाए गए थे, तो कौन सी, कोशिश की गई थी। वर मेड टू रीऑर्डर। अब यहां पे लिखा रीऑर्डर रूरल सोसाइटी। अब रूरल मतलब क्या है, ग्रामीण, बेसिकली जो भी मतलब वो एरिया होता है ना, जैसे है ना, अब मान लो गांव देहात का जो, वहां पर बंगाल में सबसे पहले मतलब जो है द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, सबसे पहले जो कोशिशें की गई थी टू रीऑर्डर। अब रीऑर्डर मतलब देखो एक वर्ड होता है लॉ एंड ऑर्डर, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर एक वर्ड होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कानून, है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्यवस्था,
है ना, ये बोलते हैं कि कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो री ऑर्डर, अब अगर इस ऑर्डर के आगे री लगा दो तो मतलब फिर से व्यवस्था बनाना, कोई जैसे कोई व्यवस्था पहले से बनी है उसी को मेंटेन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। अब अगर री कर दे तो मतलब पुनः व्यवस्था करेंगे, तो मतलब नए तरीके के रूल्स और रेगुलेशन को यहां पे डाला गया रूरल सोसाइटी के लिए, जो ग्रामीण हमारा परिवेश था, ठीक है, भारत का, बंगाल का बेसिकली। एंड एस्टैब्लिश, अब देखो एस्टैब्लिश यहां भी था, यहां भी था, अब देखो रिपीट होने लगे, ठीक है ना। फिर स्थापित किया गया एस्टैब्लिश अ न्यू रेजिम, अ न्यू रेजिम मतलब एक नया शासन, है ना, एक नया शासन। जैसे मान लो पहले सिराजुद्दौला करते थे, ठीक है, बिहार में थे, तो वो इंडियन थे, तो वो अपनी मतलब जो है प्रजा को अपने हिसाब से करते थे, बट ये आए तो ये अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, रिजीम ऑफ लैंड राइट्स, है ना, तो रिजीम इसको आप बोल सकते हो, रूल्स भी बोल सकते हो, सब एकदम इंटरचेंज वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। सो एस्टैब्लिश अ न्यू रिजीम ऑफ लैंड राइट्स, की जमीन के जो अधिकार हैं उसका एक नया तरीके का जो है कानून उन्होंने एस्टैब्लिश किया। एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, तो कर सिस्टम मतलब कर, है ना, तो रेवेन्यू मतलब कर की कितना पैसा सरकार लेगी, कितना टैक्स आपसे लेगी, ये सारे तरीके का सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। तो अब आप बेसिकली बिहार में, अब आप बेसिकली बंगाल के बारे में क्या पढ़ने जाएंगे, यहां सबसे जो मेन आपके इंपॉर्टेंट जो चीज है कि फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया था जो कॉलोनी, वो कहां किया था, बंगाल में, तो पहला हो गया ये पॉइंट नोट्स का। दूसरा क्या हो गया, हम क्या पढ़ेंगे, रीऑर्डर रूरल सोसाइटी, ये कीवर्ड है ना, टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी। तीसरा क्या हो गया, उसके अंदर क्या हुआ, लैंड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यू रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब ये आपका नोट्स हो गया, ठीक है। अब इसको आप लिख लो, दो सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल में फर्स्ट टाइम ये हमारा पहला हो गया, है ना, ठीक। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया कि जो रीऑर्डर रूरल सोसाइटी, ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या कि लैंड राइट्स, लैंड राइट्स और न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया यहां पर, ठीक है। अब क्या है, लेट अस सी, आओ देखते हैं, लेट अस सी, आओ देखते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था इन बंगाल, बंगाल में क्या हुआ था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कंपनीज रूल। तो जब कंपनी ने जस्ट रूल करना स्टार्ट ही किया था, तो उसके कुछ पहले सालों में बंगाल में क्या क्या हुआ था। अब वही यहां पर चीजें आपको बताई गई हैं कि एन ऑक्शन इन बर्दवान, बर्दवान एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि वहां पर है, बंगाल में है। अब उसमें ऑक्शन किया गया, मतलब बेसिकली वहां पे बोली वगैरह लगाई गई, बिड लगाई गई, ये सब, ठीक है। अब देखो आज के समय में इसको क्या बोलते हैं, बर्धमान बोलते हैं, ठीक है ना। सो इन 1979 देयर वाज एन ऑक्शन, है ना। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं कि 1979 में एक ऑक्शन हुआ था, देयर वाज एन ऑक्शन, कोई ऑक्शन हुआ था इन दी बर्धमान, प्रेजेंट डे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये इसका नोट्स नहीं है, बट हमको ये सारी चीजें हम इसको रीड करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट, एक बहुत बड़ी मतलब पब्लिक इवेंट था, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए थे। फिर क्या है, अ नंबर ऑफ महल्स, अब इसका महल्स का मतलब क्या होता है, स्टेट, है ना, स्टेट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी जमींदारी, मतलब समझो तो मतलब बहुत बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग, इस तरीके का। अ नंबर ऑफ महल्स और स्टेट्स हेल्ड बाय द राजाज, तो जो राजा बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक होते थे ना, हेल्ड बाय मतलब अधिकार क्षेत्र में होता था, ऑफ बर्धवान वर बीइंग सोल्ड, वो बेचे जा रहे थे। वर बीइंग सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, है ना। अब जब सोचो ये पढ़ोगे ना, तभी तो सब्जेक्ट के प्रति आपके अंदर एक तरीके से इंस्टिंक्ट आएगी, एक तरीके से मोटिवेशन है कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है, तभी तो पढ़ क्या बनाओगे। फिर क्या लिखा, द परमानेंट सेटलमेंट, अब देखो ये कीवर्ड आ गया, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब ऑपरेशन में कब आया। तो आपको नोट कैसे बनाने, ऐसे लिखना है परमानेंट सेटलमेंट, है ना, इन ऑपरेशन, ऐसे लिखना है इन ऑपरेशन। अब उसके साथ में आपको ईयर लिख देना है कि 1793। तो ये हो गया नोट्स कि ऑपरेशन में कब आया, है ना, बिल कब बना वो अलग बात है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यूज दैट ईच जमींदार हैड टू पे। अब इसमें देखो परमानेंट सेटलमेंट में क्या है कि देखो मेन क्या है, फिक्स्ड द रेवेन्यू, कि इतने % आपको टैक्स देना है, वो इसमें फिक्स कर दिया कि प्रत्येक जमींदार कितना कितना रुपया पे करेगा, हैड टू मतलब पे करना पड़ा था उनको। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आप इसको डेमो ही समझो कि ये इससे भी ज्यादा डिटेल में हम आपको अपने पर्सनल क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा शेयर करिए और अपने मीडियम को चेंज करिए, जिससे कि एक बदलाव आ सके, एक क्रांति आ सके। अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। ये आप हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए और अपने मीडियम और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा एनहांस करिए।